हेलो एवरीवन। तो आज हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की क्लास 4 है। और जैसा कि मैंने आपको क्लास 1 में ही बताया था कि हम सबसे पहले जो भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 29 सेंट्रल लेबर लॉज और 100 के करीब स्टेट लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके यानी सिंपली कहें कि मिक्स करके जो 4 लेबर कोड बनाए हैं उससे ही हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास 4 में हमारा 4th कोड हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो कोड है उसका नाम है द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसे हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो ये जो कोड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज थे। 100 तो स्टेट लॉज थे और 2944 के करीब सेंट्रल लॉज थे। तो इतने सारे लॉज, इतने सारे एक्ट्स को समझना बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए भारत सरकार ने 2019 और 20 में 4 कोड में इन लॉस को डालकर सिंप्लीफाई कर दिया यानी सरल कर दिया। और उसी में हमारा ये चौथा कोड है, चौथी क्लास यानी चौथा कोड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों कोड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आपने ये चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो चारों कोड, एक बार नाम देख लीजिए। सबसे पहले क्लास 1 में हमने वेज कोड को कवर किया था। क्लास 2 में हमने सोशल सिक्योरिटी कोड को कवर किया था। क्लास 3 में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को कवर किया था। एंड क्लास 4 जो कि आज है, इसमें हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर को कंप्लीट करेंगे, जिसका पूरा नाम है द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इस कोड के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं सबसे पहले उसे देखना ज़रूरी है। तो एक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि हम जो भी एक्यूपेशन है, एक्यूपेशन यानी जो व्यवसाय है, उसमें जो सेफ्टी ज़रूरी है, जो हेल्थ ज़रूरी है, जो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत किन किन एक्ट को रखा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम फैक्ट्री एक्ट को रखेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को इस कोड में रखा गया होगा। माइंस एक्ट 1952 को रखा जाएगा। माइंस वो होती है जो आपने खुदाई देखी है, जैसे कि कोयला खदान होते हैं ना, तो वहाँ पे कितना हार्ड वर्क है कि कई बार वहाँ के अजीब से इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए घातक हो जाता है। तो इस जगह पे सेफ्टी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वहाँ की वर्किंग कंडीशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माइंस एक्ट 1952 को भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में रखा गया है। इसके साथ डॉग वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 को रखा गया है। इसके साथ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 को रखा गया। अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत थोड़ा सा रिस्की है। कभी ईंटा गिर गया, कभी कोई सरिया गिर गई, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। और बहुत इंसिडेंट होते हैं जिसमें बहुत इंजरीज होती हैं या कभी कभी जान तक भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड में ही रखा जाएगा। तो आप इसको थोड़ा समझ के चलेंगे। इसके साथ प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को रखा गया। अब प्लांटेशन लेबर क्या होता है कि जो प्लांट लगते हैं बड़े बड़े, जैसे जहाँ बिस्किट्स बन रहे हैं या शैम्पू बन रहे हैं या कुछ भी चीज़ बन रही है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। बड़े बड़े प्लांट का मतलब है बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है। कभी उस मशीनरी में कभी कोई हाथ फंस गया, कभी पैर फंस गया, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसी जगहों पर सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड का होना ज़रूरी है। तो इसको भी इसी पे रखा जाएगा। एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1917 को रखा गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत सारे लेबर्स को रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करके कि आपका 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत सारे लेबर्स को रखा जाता है। तो उनको भी इसी कोड में रखा गया है। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इस एक्ट को तो 1979 में बनाया गया था, लेकिन ये एक्ट 2020 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 2020 में आपने देखा था कि जब कोविड-19 चल रहा था, ऐसे समय में माइग्रेंट वर्कर बहुत परेशान थे, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, तो उनकी तनख्वाह कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर का मतलब ही ये होता है कि वो एक जगह पर रहते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें काम नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे शहर या दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं। और ऐसे समय पे उन्हें अपने वापस शहर में आना बिना तनख्वाह के और बिना सुविधाओं के बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो कि आपने देखा ही सड़कों पे कैसे लोग चल चल के आ रहे थे उस समय पे, कोविड-19 के समय पे। तो ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर पर 2020 के बाद से। तो इसको किस कोड में रखा गया है ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, कि इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड हैं जिन्हें आप समझ के चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक से दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ और भी एक्ट है जिन्हें इस कोड में रखा गया है। उनके नाम भी हम देख लेते हैं। उनके नाम है
वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955। तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर बनाने वाले हैं, उनको भी इसी कंडीशन कोड में रखा गया है। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, इसको भी रखा गया है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट का काम आप जानते हैं कि 9 to 5 का नहीं होता। अब रात में कोई न्यूज़ आ गई या एकदम मॉर्निंग में कोई न्यूज़ आ गई, कहीं पे आग लग गई, कुछ भी समथिंग हो गया, तो उन्हें तुरंत जाना पड़ता है। तो भैया उनका वेज फिक्स होना चाहिए और उनको अच्छा खासा एक वेज मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो इस एक्ट को भी इस कोड में ही रखा गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, बीड़ी एंड सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 एंड सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981। इन सारे एक्ट्स को रखा गया है। आई नो बहुत ज़्यादा एक्ट लग रहे हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि वहाँ पर तो आपको सिर्फ टिक करके आना है, तो जब आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में ये सब सेट हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ख़ास तौर पर आप समझ कर चलेंगे तो आपको समझ में अगर हर चीज़ आ रही है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा पेपर सरल हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी यहाँ से द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में पहले भी आता था कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो लेबर्स रखे जाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, लेकिन इस कोड के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। इसको लार्ज करके इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रख दिया गया। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए बहुत ज़रूरी नियम कानून भारत सरकार ने बना दिए हैं, जिसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रख दिया गया है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने एम्प्लॉयज़ के बारे में आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत अगर कोई सुपरवाइजरी वर्क है, सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसके अंडर यानी जिसके अंतर्गत, जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो उसको सुपरवाइज कर रहा है, यानी उसको देख रेख कर रहा है, तो वो है सुपरवाइजरी वर्क। मैनेजरियल, मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करना। अब बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करें या कहीं पर भी आप काम करें तो उसे मैनेज करना पड़ता है इतनी सारी चीज़ों को। तो वो मैनेजरल वर्क भी होगा, वो भी एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक कार्य, एक प्रशासन को संभालना, मतलब कि उसके अंतर्गत कितने सारे विभाग आ सकते हैं और उन विभागों के अंदर कितने सारे लेबर आ सकते हैं, तो ये सारा कुछ संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसको भी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में रखा गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, यानी किन किन चीज़ों को डाला गया है, तो उसमें सुपरवाइजरी वर्क को भी आपको ध्यान रखना है, मैनेजरल भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होगा। इसके साथ यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी बात की गई। एम्प्लॉय होता है काम करने वाला और एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला। तो काम देने वाले के बारे में भी बात बताई गई है कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयर में कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रखेंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को रखता है, तो वो भी तो एक व्यक्ति है ना, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी एक प्रकार का एम्प्लॉयर ही है, क्योंकि वो हायर कर रहा है, और जो हायर करता है उसको हम एम्प्लॉयर ही कहते हैं। काम देने वाला मीन्स एम्प्लॉयर। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री काम करती है, तो वहाँ पे कई कानूनी चीज़ें भी होती हैं जिसे भी सुलझाने का काम करता है। अब वो व्यक्ति जो ओनर है उसको ज़रूर थोड़ा कि उसको लीगल बातें पता हो, उसको कानूनी बातें पता हो, तो वो एक व्यक्ति को अपने साथ रखता है जो कि लीगल काम करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसको भी हम एम्प्लॉयर ही कहेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से कंपनी को रन करने में अपना योगदान दे रहा है एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉयर। इसलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर को हम एम्प्लॉयर के अंतर्गत रखेंगे। ये डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत सुपरवाइजरी, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी रख दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। क्लास 1 से जब से हमने स्टार्ट किया तब से कई बार ये इस्टेब्लिशमेंट शब्द आया है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ट्रेड, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। चाहे वो फैक्ट्री हो, ट्रेड का मतलब होता है कि एक जगह आपने कोई सामान बनाया, उसको आपने दूसरी जगह बेचा, चाहे वो दूसरा शहर हो, दूसरी सिटी हो, दूसरी कंट्री हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो ट्रेड, फैक्ट्री, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लांटेशन, कुछ भी हो जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। तो ये टर्म जो है इससे रिलेटेड MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा।
इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में माइंस एंड पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। माइंस मैंने आपको बताया था, जो जैसे कोयला खदान होती है, खोदने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें माइंस बोलते हैं। और पोर्ट्स होते हैं जो समुद्र के किनारे जहाँ पे काम होता है। आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी शिप्स होती हैं और बड़ा-बड़ा वहाँ पर डब्बों में भर के सामान जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर, वो पोर्ट्स होती है। तो उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया है किसमें? इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये इस्टेब्लिशमेंट आप समझ गए। अब यहाँ पर फैक्ट्री के बारे में बताया गया है। अब हमने फैक्ट्री एक्ट को देखा था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में फैक्ट्रीज एक्ट को रखा गया है। तो फैक्ट्री की बात तो यहाँ ज़रूर आएगी। तो फैक्ट्री के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई फैक्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहाँ पर वर्क हो रहा है पावर के साथ, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम करेंगे, ये इस कोड में कहा गया है। और जहाँ पर पावर का यूज़ नहीं है, वेयर द वर्क इज देन विदाउट द एड ऑफ पावर, वहाँ पर 40 और 40 से ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो इस कोड में फैक्ट्री को भी डिफाइन किया गया है कि अगर आप लाइट का यूज़ करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो आपकी फैक्ट्री में 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। और अगर आप पावर का यूज़ नहीं करते, हाथ से ही काम करते हैं, मैन्युअली वर्क करते हैं, जहाँ पर पावर का यूज़ ही नहीं है, वहाँ पर आप 40 और 40 से ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो हमने अपने थर्ड क्लास में कवर किया था। यहाँ पर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्री को एक बार देख लेते हैं कि इंडस्ट्री को एलोबरेट करके यहाँ पर कर दिया गया है कि जो इंटरप्राइजेज होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स का, गुड्स मैंने आपको बताया था, वस्तु को गुड्स बोलते हैं। और इसके साथ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सॉवरेन फंक्शन है, यानी जो सामाजिक कार्य हो रहा है, जो चैरिटी के लिए काम हो रहा है, जो गवर्नमेंट चैरिटी के लिए काम कर रही है, या कोई डोमेस्टिक लोग भी हैं जो चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री में इंक्लूड क्या क्या होगा? अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर सप्लाई कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी भी गुड्स यानी वस्तु, इसके साथ सर्विस भी हमने देखा था थर्ड क्लास में कि गुड्स एंड सर्विस का जो भी काम होगा वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो हमने इस्टेब्लिशमेंट को, फैक्ट्री को और इंडस्ट्री को यहाँ पर समझ लिया है। ये जो नया कोड है, इसने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की है और उसका नाम है कोर एक्टिविटी। जैसे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ पर दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटीज़। तो वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरी होती, एसेंशियल होती हैं। तो यहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है। तो नॉन कोर एक्टिविटी कौन है, अगर ये पता चल जाए तो कोर एक्टिविटीज़ बाकी हो गई। तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ में होगा जैसे सैनिटेशन, यानी कि जो सैनिटाइज किया जाता है पूरे इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी, रनिंग ऑफ कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, गेस्ट हाउसेस, मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड कोरियर सर्विसेज। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट्स में होती हैं, ये इसेंशियल नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटी हैं, या फिर हम इन्हें नॉन कोर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोर एक्टिविटीज़ में आएगा इस्टेब्लिशमेंट के, और कौन नॉन कोर एक्टिविटीज़ में आएगा। इसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाना, किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस और कोल्ड स्टोरेज को शामिल कर लिया गया है इस कोड के अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंटिंग प्रेस और कोल्ड स्टोरेज को भी डाल दिया गया है इस हमारे OSH कोड में। ये आपको फोकस करना है। इसके साथ जो हजार्डस प्रोसेस होता है, हजार्डस प्रोसेस मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हानिकारक मटेरियल बनाने का जो प्रोसेस है, उसको फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है इस कोड के। हर कोड में कई प्रकार के शेड्यूल होते हैं, तो हजार्डस प्रोसेस को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। ये आपको थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है। साथ ही जो कि हजार्डस जो प्रोसेस होता है, या हजार्डस प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई केमिकल है बनाना है किसी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक हजार्डस सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी हानिकारक मटेरियल बना रहे हैं, और उसको बनाने को हजार्डस प्रोसेस बोलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हजार्डस प्रोसेस में अगर किसी वर्कर की हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, या फिर पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हजार्डस प्रोसेस में ध्यान रखना है। और हजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ मानव ही इससे परेशान है। इसके अलावा अगर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब में भी अगर ये हानिकारक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, तो इसके लिए इसमें नियम बनाए गए हैं इस
कोड के अंतर्गत। तो आपको पूछा ये जा सकता है कि हज़ार्डस प्रोसेस जो होता है या हज़ार्डस सब्सटेंस बनाया जाता है तो इसके अंतर्गत किस-किस को हानि पहुँचती है जिसका वर्णन किया गया है इस कोड में। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ह्यूमन्स की बात नहीं की गई है, प्रॉपर्टी की भी बात की गई है, प्लांट्स की भी बात की गई है, एनिमल्स की भी बात की गई है, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की भी बात की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ताजमहल कैसा पीला-पीला सा हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो केमिकल्स जो फैक्ट्रीज़ से निकलता है धुएँ के रूप में, पोल्यूशन के रूप में, उसकी वजह से ही उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर छोटी-छोटी डेफ़िनेशन है जो हम आपको कुछ पहले भी बता चुके हैं लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट में बताया था कि कोई भी प्लेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, चाहे कोई वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, बिज़नेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑक्यूपेशन हो, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई मोटर ट्रांसपोर्ट है, न्यूज़पेपर का एस्टेब्लिशमेंट है या फिर ऑडियो वीडियो का प्रोडक्शन है, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्लांटेशन है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ तक कि कोई फैक्ट्री है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं या फिर माइन या पोर्ट है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। फोकस ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर फोकस करना है। अब ये हज़ार्डस प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि हज़ार्डस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस ऐसी एक्टिविटी है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेट फोर्थ इन शेड्यूल 1 ऑफ ओएसएच कोड। तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पे ये मटेरियल बनते हैं वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ, ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो इस कोड में इसके बारे में बताया गया है। ये मैंने आपको जो अभी बताया था बिल्कुल सेम है। इसके अलावा मटेरियल इम्पेयरमेंट जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं यानी कि कॉजेज़ मटेरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन और कनेक्टेड हैव और रिजल्ट इन पोल्यूशन टू द जनरल एनवायरनमेंट। यानी जो ये सब्सटेंस है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसको भी यहाँ पे हज़ार्डस प्रोसेस के अंतर्गत रखा गया है। तो हज़ार्डस प्रोसेस में क्या-क्या है? ह्यूमन्स को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, एनिमल्स को हो जाता है, प्लांट्स हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हो जाता है, प्रॉपर्टी को हो जाता है या जनरल एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो जाता है वो हज़ार्डस प्रोसेस में आएगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात की गई है, ये आपको यहाँ पर समझना है। फॉर द पर्पस ऑफ ओएसएच कोड अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड और एंगेज्ड the owner or the occupier of the factory and where a person has been named as the manager of the factory the person so named okay। तो इसका मतलब ये है कि जो OSH कोड है वहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात कही गई है। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ओनर तो एक होगा लेकिन अब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अब अकेले तो मैनेज नहीं कर सकता। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी हायर करेगा जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करेगा या वो मैनेजर को हायर करेगा जो बहुत सारे उसके काम को मैनेज करेगा या फिर इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन भी हायर कर सकता है जो बहुत उसका काम आसान कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलेंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयर की तरह ही वर्क कर रहा है, इसलिए उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेंगे। यानी वो ओनर तो नहीं है लेकिन वो एज अ ओनर ही वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयर की तरह ही पूरा फैक्ट्री और इंडस्ट्री का काम कर रहा है तो उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर कहेंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी जो काम देने वाला है, एम्प्लॉयर है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फॉलोइंग इन दिस कोड। इस कोड के अंतर्गत कहा गया है कि इंश्योर दैट द वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम हजार्ड्स विच कॉज आर लाइकली टू कॉज इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज टू द एम्प्लॉयर एंड कंप्लाई विद द ओएसएच कोड एंड गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑन द सेम। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप हजार्डस प्रोसेस करवा रहे हैं यानी कोई ऐसा सब्सटेंस बना रहे हैं जैसे दवाई कंपनियां होती हैं या कोई भी केमिकल कंपनी होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है, वहाँ पर अब उस जगह पर ऐसी जगह पर काम करने के कारण जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कई प्रकार की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं या बहुत इंजरी हो जाती है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि जो वर्क प्लेस हो वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए और ज़्यादातर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप अपना काम करा रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है, उस पर क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा है। इसके अलावा प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अलावा आपको एनुअल फ्री एग्जामिनेशन और टेस्ट हेल्थ में कराना पड़ेगा। एनुअल मतलब हर साल
आप आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका हेल्थ एग्जामिनेशन कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पैसा आप देंगे और उसका टेस्ट आपको हर साल कराना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने यहाँ काम करा रहे हैं और उस काम के कारण उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसका हेल्थ चेकअप हर साल कराएं, और वो भी फ्री एंड कॉस्ट। Provide and maintain as far as a reasonable practice as a working environment that is safe and without risk to the health of the employer। इसके अलावा आपको जो वर्क प्लेस है वो सेफ बनाना है, वहाँ पर बहुत कम रिस्क होना चाहिए, हेल्थ वाइज सेफ्टी वाइज ये जो मेंटेन करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने रखने हैं उन्हें आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो ये तो आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा इंश्योर दैट नो चार्जेस इज लिव्ड ऑफ any employee for maintenance of safety and health at workplace, including conduct of medical examination and investigation for the purpose of detecting occupation disease। इसके साथ इसमें यह कहा गया है कि जो सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और इसका कोई भी चार्ज आप एम्प्लॉय से नहीं लेंगे, ये आपका काम है, क्योंकि आप के ऑक्यूपेशन के कारण उसको डिजीज़ हो रही है। मान लीजिए किसी केमिकल फैक्ट्री में या किसी दवाई कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, तो उस ऐसे वातावरण में जहाँ इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, उस वातावरण में रहने के कारण कोई डिजीज़ हो रही है, तो उस डिजीज़ का इलाज कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसके लिए उससे कोई चार्ज नहीं कर सकते, आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो यहाँ पर इस बात को ये कहा गया है। ये सारी जो बातें हैं ये है एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़, जो कि एम्प्लॉयर जो काम देने वाला है ये उसकी ड्यूटी है और उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ और भी कई ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि the OSH code prescribe a more stringent set of duty for employer with respect to factories, mines, dock work, building and other construction work और plantation। इसके अलावा जो OSH कोड है वो यहाँ पे सब बता रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, डॉक वर्क में कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहा है, प्लांटेशन में कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अरेंजमेंट इन द वर्क प्लेस फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड absence ऑफ रिस्क ऑफ हेल्थ इन कंनेक्शन विद द यूज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस। जो मैंने अभी बताया कि जो भी काम कर रहे हैं, कोई आर्टिकल्स है, कोई सब्सटेंस है जो बनाया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट का आपकी फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है, उसके कारण कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, हेल्थ वाइज कोई इंसिडेंट नहीं होने चाहिए, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, स्टोरेज का, हर चीज़ का ध्यान आपको देना है। एम्प्लॉयर का ही ये सारा काम है कि वो हर प्रकार की सुविधा का यहाँ पे ध्यान रखें। एम्प्लॉयर तो सिर्फ काम करने आया है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एज आर नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी टू ऑल एम्प्लॉयज एट वर्क। इसके अलावा अब जो काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी सुपरविजन है, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराना आपका काम है, यानी कि एम्प्लॉयर का काम है। इसके साथ द OSH कोड हैज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और डिजाइनर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क और डिजाइन ऑफ एनी प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू सच बिल्डिंग टू इंश्योर दैट द planning stage due consideration is given to the safety and health aspect of the building worker employees who are employed in the इरेक्शन, ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 2 मंजिला बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग या 10 मंजिला बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो प्रोजेक्ट है, जो उसका आर्किटेक्ट है, ये तो एक इंजीनियर डिज़ाइन करता है, सारा कुछ आप कर रहे हो, लेकिन काम तो एक एम्प्लॉयर कर रहा है, एक एम्प्लॉय कर रहा है, यानी एक कामगार, एक वर्कमैन कर रहा है। तो प्लानिंग भले ही सब आपकी है, लेकिन काम करने वाला वो है, तो उसको आपको सारा कुछ बताना है, उसके हेल्थ एक्सपेक्ट से, उसके सेफ्टी एक्सपेक्ट का ध्यान आपको रखना है। काम करने वाले व्यक्ति को हर बात की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी जगहों पर घटनाएं ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो जितना भी प्रॉब्लम आता है वो मोस्टली आता है लेबरर पे, वर्कमैन पे, एम्प्लॉयज़ पे, जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट हैं, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं या एम्प्लॉयर है। इनके ऊपर ऐसा नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि काम तो आपका है और आप करवा रहे हैं, तो आप उनकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया, सेफ्टी हेल्थ की बात ही की गई है, जो कि अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का काम तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय के क्या क्या राइट्स हैं। टू ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एंड रिप्रेजेंटेटिव टू एम्प्लॉयर रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ कनेक्शन विद द वर्क एक्टिविटी इन वर्क प्लेस एंड नॉट सर्टिफाइड इन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई जानकारी, दी गई हेल्थ फैसिलिटी, दी गई सेफ्टी, ये किसी भी प्रकार की सुविधा से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं,
वर्कमैन एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाकर अपनी बात कह सकता है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन होता है ये हमने क्लास 1 में ही डिस्कस कर लिया था जब हमने वेज कोड पढ़ा था। लेकिन अगर आपने मान लीजिए क्लास 1 नहीं देखी है, जो कि आपको देखनी चाहिए, अगर नहीं देखी तो इसे ज़रूर देख लें इस वीडियो के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो लेबरर होते हैं या लेबर लॉस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लेबर के सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन या उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तो उसके लिए एक इंस्पेक्टर बनाया जाता था जो कि ध्यान रखता था इन चीज़ों का। और अब उस इंस्पेक्टर को इन कोड के ज़रिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा, ध्यान देगा, इसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसको फैसिलिटेट करेगा, यानी उसको सुलझाएगा। इसको मैंने डिटेल में क्लास 1 में बताया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एम्प्लॉयर के दी गई सुविधाओं से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सीधे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाकर अपनी बात कह सकते हैं। इसके साथ इफ़ ही हैज़ रीजनेबल अप्रिशिएशन दैट देयर इज़ अ livelihood of imminent serious person injury or death or imminent danger to health, he may bring the same to the notice of his employer directly and simultaneously bring the same to the notice of the inspector cum facilitator। यानी वही बात हो गई कि अगर काम ऐसा है जिसमें बहुत इंजरी पर्सनल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, डेथ तक की बात आ सकती है, इमिनेंट डेंजर है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप जो नोटिस है वो सीधे एम्प्लॉयर को भी दे सकते हैं और सीधे इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर को भी दे सकते हैं। सीधे नोटिस आपका जा सकता है, आप सीधे नोटिस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस काम में इतना बड़ा रिस्क है, इस काम में हम या तो नहीं करेंगे या तो हम करेंगे, तो हमें इस प्रकार की सेफ्टी चाहिए। इसके अलावा द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू टेक immediate remedial action if he satisfied about the existence of such imminent danger and send a report forthwith of the action taken to the inspector cum facilitator in such manner as may be prescribed by the government। इसके अलावा एम्प्लॉयर को ज़रूरत है कि वो तुरंत इमिनेंट रिमीडियल एक्शन ले, यानी तुरंत उस समस्या का समाधान करे जो कि एम्प्लॉय के द्वारा कही गई है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वहाँ पर बीच में सब कुछ सॉल्व करेगा, जो कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर चेक करेगा और वहाँ जाकर एम्प्लॉयर को करवाएगा। वैसे तो यही एम्प्लॉयर का काम है कि उसको इन चीज़ों का ध्यान देना है, और नहीं देता है तो फिर हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जा सकते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर इज़ नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इमिनेंट डेंजर एज apprehended by his employees, he shall nevertheless sever the matter forthwith to the inspector cum facilitator whose decision on the question of the existence of such imminent danger shall be final। यानी बात वही है सीधी सी कि अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है और वो कोई काम नहीं कर रहा, मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो कह रहे हो, यानी एम्प्लॉय जो वर्कमैन कह रहा है वो कह रहा है कि मैंने तो सारी सेफ्टी कर दी, आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास ही मुद्दा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, एक संघर्ष हो गया कि एम्प्लॉय कह रहा है कि भाई हम तो डेंजरस वर्क कर रहे हैं, हमें इतनी सेफ्टी चाहिए, और आप कह रहे हो नहीं मैंने तो सारी सुविधा कर दी, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जो आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाएंगे इस समस्या का समाधान कराने के लिए, तो जो भी अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला, फाइनल डिसीजन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा वही मान्य होगा। ये हो गए हमारे एम्प्लॉय के राइट्स। अब यहाँ पर ये जो न्यू कोड है ये प्रोविज़न करता है कि सेफ्टी कमेटी एक बनानी होगी इस्टेब्लिशमेंट में। कैसे? जहाँ अगर 500 और 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पर सेफ्टी कमेटी बनानी है। लेकिन अगर कोई हज़ार्डस सब्सटेंस का काम हो रहा है, यानी कोई हानिकारक मटेरियल बन रहा है जैसे केमिकल वगैरह, वहाँ पर 250 और 250 से ज़्यादा अगर वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी कमेटी आपको बनानी है। इसके अलावा अगर माइंस में वर्कर काम करते हैं, माइंस मैंने जो खुदाई वाला आपको बताया था, तो वहाँ पे अगर 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको सेफ्टी कमेटी बनानी है। तो ये जो अलग अलग नंबर हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि ओवरऑल तो 500 से ज़्यादा अगर वर्कर काम करते हैं तो सेफ्टी कमेटी बनानी ही बनानी है। लेकिन अगर हज़ार्डस काम हो रहा है, यहाँ पे हानिकारक मटेरियल का निर्माण किया जा रहा है आपकी कंपनी या फैक्ट्री में, तो 250 और 250 के ऊपर ही आपको सेफ्टी कमेटी बना देनी है। और अगर मान लीजिए काम माइंस का है, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है, खुदाई के दौरान बहुत लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहाँ पे कम ही रख दिया गया है कि अगर 100 ही वर्कर या 100 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं उतने में आपको एक सेफ्टी कमेटी बनानी है। और सेफ्टी कमेटी का काम क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उसकी वेल बीइंग का ध्यान वो रखेगी और इंटरमीडिएटरी का काम करेगी। इंटरमीडिएटरी का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेगी और एम्प्लॉय की सेफ्टी, उसकी वेल बीइंग के लिए काम करेगी। दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी कमिटी। अब यहाँ पर देखेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन।
तो द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन वेलफेयर एक्टिविटी फॉर एम्प्लॉयज एज मी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयर की ज़रूरत है कि वो वेलफेयर एक्टिविटी एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड कराए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है। अब वो फैसिलिटी क्या क्या है? एक तो हो गई एडिकेट एंड सुटेबल फैसिलिटी फॉर वॉशिंग टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, यानी जो वॉशिंग फैसिलिटी है, अब आपके यहाँ इतने घंटे काम कर रहा है तो आपके यहाँ एक तरह से रह रहा है, तो वॉशिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग, महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग। इसके अलावा बाथिंग प्लेसेस और लॉकर रूम्स भी आपके यहाँ होने चाहिए अलग अलग, सबके लिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग और ट्रांसजेंडर के लिए अलग। सिटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर ही काम करना है, तब भी आपको वहाँ पर बैठने की व्यवस्था एम्प्लॉय के लिए करानी है कि मान लीजिए कि वो बहुत देर खड़े खड़े थक गया तो वो बैठ सके। तो अगर स्टैंडिंग पोजीशन का भी वर्क है तो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि ये तो स्टैंडिंग पोजीशन का वर्क है, खड़े होकर काम करने वाला वर्क है, इसमें मुझे बैठाने की व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत है। आपको व्यवस्था तब भी करनी है क्योंकि ये हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही है। इसके अलावा एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस फॉर ऑल वर्किंग आवर्स, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स आपको रखना है, क्योंकि इतने घंटे काम करते हैं तो चोटें भी लग सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो फर्स्ट एड बॉक्स रखना कंपलसरी है आपके जगह पे। इसके अलावा एनी अदर वेलफेयर मेजर विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर अंडर द सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एज रिक्वायर्ड फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज़ की लाइफ को, स्टैंडर्ड को, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और बातें बताती है नोटिस के द्वारा, तो उसका ध्यान रखने की भी ज़रूरत है एम्प्लॉयर को। साथ ही फर्दर मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटाइटल टू प्रिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ इंटायर एरिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों के लिए बता रही है कि जो व्यवस्था करानी आपको ज़रूरी है एम्प्लॉयर को। एक तो क्लीनेस हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, यानी सफाई होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। लाइट होनी चाहिए सही, कि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे काम करने के दौरान। वाटर होना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, और सारे जो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये सारी वर्किंग कंडीशन का ध्यान आपको। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, और ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोर्ड बना रही है ताकि जो भी इस कोड में बताया गया है उसके स्टैंडर्ड, उसके रूल्स और रेगुलेशन को देखा जा सके। इसके अलावा अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सके एम्प्लॉयर के द्वारा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, सेफ्टी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मैटर प्रॉब्लम फंस रहा है, तो उसे सॉल्व करने का काम भी नेशनल एडवाइजरी बोर्ड करेगा। तो हम इसे नेशनल एडवाइजरी बोर्ड भी बोल सकते हैं या नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी रखा जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काम करेगा। तो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड यानी केंद्र सरकार के द्वारा तो एक केंद्रीय एडवाइजरी बोर्ड होगा ही, साथ ही अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा भी एक राज्य एडवाइजरी बोर्ड यानी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस कोड में बताए गए नियम और कानून को अप्लाई करवाएगा और उनकी देखरेख करेगा। ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कोड में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो रूल्स थे, जो इतने सारे लॉज थे, उसमें था कि अगर 20 वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर 20 हैं तो आपके लिए रूल्स थे। लेकिन इस कोड में अगर 50 और 50 से ज़्यादा आपके यहाँ लोग काम करते हैं तो आपको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। इसके अलावा वेलफेयर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है, जो कि इस कोड में अभी तक हम इतनी देर से देख रहे थे क्या क्या फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय के लिए होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या नियम रूल्स होने चाहिए, ये सब देखना है। और ये देखे कौन, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देखेगा जो कि इस्टेब्लिशमेंट का है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी देख सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही कहेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा इन स्टेप दैट शुड प्रोवाइड बेनिफिशियल द ओएसएच शुड प्रोवाइड फॉर अ कॉमन लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस फॉर बीडी एंड सिगार वर्क एंड इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसके अलावा इस कोड के अंतर्गत एक कॉमन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई इंडस्ट्री है, जैसे बीडी एंड सिगार वर्क। हमने जब पहली बार देखा था कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड में कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो उसमें एक एक्ट था बीडी एंड सिगार वर्क, अगर आपको ध्यान हो तो ये, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी एक वहाँ पे एक्ट था। तो इन सारे चीज़ों के लिए एक कॉमन लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा द ओएसएच कोड
हैज़ ऑल्सो सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो ये तो बहुत बार मैंने आपको कई बार बताया कि इस कोड में स्पेशली यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें नियम बनाए गए हैं सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, किसके लिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए। और वहाँ यहाँ पर एक बात और बताई गई कि बाय इंश्योरिंग दैट द कॉन्ट्रैक्टर एक्सटेंड ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द वर्कर अंडर द वेरियस लेबर लॉज टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एज वेल। इसके साथ ये बात इसमें कही गई कि फर्दर मोर द एम्प्लॉयर of every applicable establishment is required to pay to every interstate migrant worker a lump sum fare to the for journey for his native place from the place of his employment। यानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की गई है इस कोड के अंतर्गत, ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए तो कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन एक इसमें बात और जोड़ दी गई है कि ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं, जिनका होम किसी दूसरी जगह पे है और वो दूसरी जगह पे जाके अपना वर्क कर रहे हैं, चाहे दूसरे शहर में, चाहे दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में। तो उनको आपको एक साल में एक लमसम फेयर देना पड़ेगा उनके आने जाने का, ताकि वो घर से अपने वहाँ जा रहे हैं काम के प्लेस पे और अपने काम के प्लेस से वापस घर जा रहे हैं, तो साल में एक बार जो उनका आने जाने का खर्चा है ये आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर है, काम देने वाले के ऊपर है। तो ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि इस OSH कोड में अप्लाई किए गए हैं। तो ये हमारा OSH कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारे चारों कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है EPFO के लिए मैंने कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर PDF के बारे में बता दूँ कि ये APFC का सिलेबस है और ये EO का सिलेबस है। खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के लॉ, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, कल्चर एंड हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है APFC के लिए। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं EO के लिए। तो ये कंप्लीट PDF आपको मिलेगी। अगर ये वाली EO की तैयारी के लिए आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको 399 में इन सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। और अगर आप APFC की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स की PDF आपको मिल जाएगी 499 में। और मान लीजिए आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप APFC वाली लें, क्योंकि इसमें EO भी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी हम पढ़ाएंगे आपको चैनल पर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप लेना चाहते हैं हमारी PDF को तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नंबर में मिल जाएगा, email ID मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस को ख़त्म करके सोशल सिक्योरिटी और साथ ही अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।